हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमिस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो इस लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन के बारे में थियोरेटिकली भी आपको समझाएंगे, क्या क्या मेथड है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बारे में हम समझाएंगे और साथ साथ में ट्राई करेंगे कि कोई प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताया जाए। ये लंबा चैप्टर है, काफ़ी सारे मेथड्स वगैरह है, तो अलग अलग क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट भी है, आपका एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम कुछ और भी लेक्चर बनाएंगे इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर बनाएंगे कि आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे डेप्रिसिएशन के ऊपर। जनरली डेप्रिसिएशन देख के बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, डेप्रिसिएशन डरने वाली बात नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसका वर्किंग पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वो अगर आप समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो आपका क्या काम होगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि आने वाले जितने सारे सेमिस्टर्स हैं उसके लिए हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो इसलिए आपका काम भी होगा, हमें भी हेल्प करना, तो इसलिए आपको हमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन जरूर दबा के रखना है। ठीक है भाई, चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डेप्रिसिएशन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता क्यों है, डेप्रिसिएशन क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन है क्या, उसके बाद तो उसका कॉज हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया जाए। क्लास 11 में आप लोग करके आए हैं, आपको आइडिया है। जो लोग क्लास 11 में भी है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी देख सकते हैं इसको। बिल्कुल हम बेसिक से यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो भी आपको पता है भी हमने यहाँ से बेसिक से आपको डिस्कस करके बताया है। तो चलिए देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है और ये डेप्रिसिएशन क्यों होता है, कॉजेज़ क्या है इसके पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन, so depreciation refers to the gradual reduction in the value of fixed asset। जनरली डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होता है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर। तो फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यू धीरे धीरे करके उसका रिड्यूस होता जाता है, धीरे धीरे करके रिड्यूस होता है, उसको बोला जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ओवर टाइम एंड टू वेरियस रीजंस, और बहुत सारे कारण, टाइम की वजह से, समय की वजह से और भी अलग अलग कारण हो सकता है, जिसके कारण फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो डिक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, तो क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और डेप्रिसिएशन होता क्यों है, इसके पीछे क्या क्या कारण है वो आप देखिए, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर एंड टियर। देखिए, एसेट्स लाइक मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट्स लॉस वैल्यू ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज़। अगर इसको आप कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो इसका जो काम करने का क्षमता धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो इसका मतलब जो वैल्यूज़ जो है वो धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल, मशीन इन फैक्ट्रीज बिकम लेस एफिशिएंट आफ्टर लॉन्ग यूसेज। अगर लंबा किसी मशीन को आप यूज़ करते रहेंगे, धीरे धीरे करके उसका एफिशिएंसी कम होता जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होता जाएगा, तो इसलिए वैल्यू भी उसका कम होगा भाई, है कि नहीं, वैल्यू भी उसका कम होगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो एसेट्स हमने बताया फिक्स्ड एसेट्स, ये यूज़ करने से इसका वैल्यू तो घटता है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स जो हम लोगों के पास होता है ना, जो स्टूडेंट के पास, टीचर के पास, सबके पास होता है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है क्या, वो होता है अपना क्या, नॉलेज एंड आपका ब्रेन। उसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, है ना, ये जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे वो उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चलेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कभी घटता नहीं है, बढ़ते हुए जाते हैं आगे। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से समझो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, तो आपका वैल्यू भी बढ़ता रहेगा, कभी नहीं घटेगा। ठीक है, अपना जितना दिमाग अपना काम पे लगाओगे उतना वैल्यू उसका बढ़ता हुआ जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए दिमाग को काम पे ज़रूर लगाया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। पैसेज ऑफ टाइम
सम एसेट्स लॉस वैल्यू सिंपली बिकॉज टाइम पासेज इवन इफ नॉट यूज्ड। क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसा होता है टाइम के साथ साथ कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, नए कुछ आ जाते हैं, तो फिर इसके कारण क्या होता है वो धीरे धीरे करके उसका वैल्यू भी घटता है। और कुछ ऐसा है कि जैसे कुछ आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी लेके रखे हैं तो धीरे धीरे करके उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो लीज़ ख़त्म हो जाएगा, ये भी हो सकता है। जैसे ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी देखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जैसे कि आपने लीज़ लेके रखे थे एक मतलब मानिए कि 50 साल के लिए, तो धीरे धीरे करके जब 50 साल हो जाएगा तब आपका वो लीज़ भी ख़त्म हो जाएगा, तो इस तरह से वैल्यू घटेगा। नेक्स्ट है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस, एसेट्स बिकम आउटडेटेड, जो अभी आपको बताया था हमने, आउटडेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी नए इनोवेशन आ गया तो पुराना वाला जो एसेट्स है वो आपका अब यूज़ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसका वैल्यू भी घट जाएगा, मतलब उसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। जैसे कि देखिए ओल्ड कंप्यूटर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न सिस्टम। अब ओल्ड जो कंप्यूटर लोगों के पास थे वो काम नहीं होता है क्योंकि उसमें जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी उसमें काम नहीं करता, तो फिर नए सिस्टम आ गए, फिर वो जो ओल्ड कंप्यूटर वो बिल्कुल ऑब्सोल्यूट हो गए, है ना। डिप्लेशन applies to natural resources like mines, old oil wells, फॉरेस्ट। ये क्या होगा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, जितना हम वहाँ से उठाते रहेंगे उसको यूज़ करते रहेंगे धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको क्या होगा, दिस एसेट्स रिड्यूस एज दे आर एक्सट्रैक्टेड और यूज। जितना सारा एक्सट्रैक्ट करोगे और यूज़ करोगे ये क्या होगा धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा, तो इसका वैल्यू भी घटता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सीडेंट्स और डैमेज। कभी कभार क्या होता है जैसे कि फायर, फ्लड और अदर एक्सीडेंट में रिड्यूस एसेट्स वैल्यू। कभी कभार ऐसे होता है आग लग गया, जल गया, आधा से ज़्यादा जल गया, तो उसका वैल्यू भी तो घट जाएगा भाई, इस तरह से हो सकता है। और क्या हो सकता है, लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपायरी। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने थ्योरी भी आपको अच्छे तरीके से दे दी है, आप इसको नोट्स करके रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको। तो लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपायरी, जैसे कि एसेट्स में लॉस वैल्यू ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस और एक्सपायरी ऑफ राइट्स। जैसे कि आपका जो अधिकार था, जो राइट था, वो अगर ख़त्म हो जाए बस उसका वैल्यू जीरो आपके पास, या तो कुछ लीगल कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए उसके ऊपर, फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। चलिए अब आते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन डिपेंड्स। ये जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन कितना होगा, क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि इसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा कम होगा, ये कौन सा फैक्टर के आधार पे ये डिसाइड होता है, देखते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इट्स इंक्लूड्स परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, जो भी इस एसेट के लिए होगा इस सबको जोड़ के आता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, आपको पता है। तो दिस इज़ द बेस वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, इसी के आधार पे तो डिप्रिसिएशन करेंगे। ये जितना ज़्यादा होगा डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगा, डिप्रिसिएशन कम होगा अगर ये इसका वैल्यू भी कम होगा, तो क्लियर। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, है ना। तो द पीरियड ओवर व्हिच द एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, कितने दिन तक हम उसको यूज़ कर पाएंगे, जितना ज़्यादा दिन हम यूज़ करेंगे उसका जो एनुअल डिप्रिसिएशन कम होगा, और जितना कम दिन हम यूज़ कर पाएंगे तो उसका डिप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। जैसे कि एक मशीनरी का लाइफ होगा 10 ईयर्स, तो 10 साल है, तो 10 साल के अंदर हमें पूरा जितना उसके वैल्यू से उसको डिप्रिशिएट करके पीएल में चार्ज करके क्लियर करना है, उस हिसाब से होगा। मतलब उसका लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करेगा डिप्रिसिएशन। रेजिडुअल मीन स्क्रैप वैल्यू कितना पड़ा रहेगा, लास्ट में अगर मशीन यूज़फुल नहीं रहे उसको लोहे की दौर पे अगर हम बेचना चाहे तो उसमें कितना प्राइस मिलेगा, जिसको बोला जाता है रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यूज। जैसे कि द वैल्यू एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ, यूज़फुल लाइफ के एंड पे इसका वैल्यूज़ कितना बचा रहेगा, मतलब इसको बेच के कितना हम पैसा हमें मिल सकता है। तो डिप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करके उसके बाद जो रहेगा उसी के ऊपर परसेंटेज लगा के या उसको डिवाइड करके लाइफ से डिवाइड करके हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो ये रेसिडुअल वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा। रेसिडुअल वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो तुम्हारा डिप्रिसिएशन कम होगा, अगर रेसिडुअल वैल्यू कम होगा या जीरो होगा तो फिर डिप्रिसिएशन वैल्यू
डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन कितना बनेगा वो डिपेंड करता है। जैसे कि डिफरेंट मेथड्स प्रोड्यूस डिफरेंट डिप्रिसिएशन अमाउंट्स, अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, अभी पढ़ाएंगे आपको क्या क्या मेथड्स है। अलग अलग मेथड अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो डिप्रिसिएशन भी अलग अलग हो जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन डिफरेंट हो जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन वर्सेस रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन में होगा तो हर साल इक्वल अमाउंट होता रहेगा, रिटन डाउन वैल्यू में हर साल कम होता रहेगा डिप्रिसिएशन, इस तरह से। यूसेज ऑफ एसेट्स मीन्स मोर यूसेज, अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो डिप्रिसिएशन भी इसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा किसी को आप यूज़ करेंगे तो उसका डिप्रिसिएशन ज़्यादा ही होगा भाई। फिर रेलिवेंट इन मशीन आवर मेथड, अब इसमें डिपेंड करता है, अगर हम मशीन आवर रेट के हिसाब से अगर इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करें तो जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, कम यूज़ करेंगे तो फिर कम डिप्रिसिएशन, अगर मशीन आवर रेट के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो। नेक्स्ट आता है लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजन मीन्स कंपनीज मस्ट हैव फॉलो द रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनीज का जो रूल्स है एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना अमाउंट आपको, कितना परसेंट आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है वहाँ पे मेंशन है, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। एसेट वाइज अलग अलग जो भी हिसाब वहाँ पे दिया हुआ है, जो मेंशन किए हैं, उसके हिसाब से आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है भाई। Now objects means objectives of चार्जिंग डिप्रिसिएशन। भाई हम डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है। चलिए देखते हैं क्यों डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सही प्रॉफिट आपको दिखाना है तो उस केस में आपको डिप्रिसिएशन जरूर चार्ज करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंट्स ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। आप उस डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट है मैचेज एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू, मतलब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट वाइज आपको एक्सपेंस के साथ रेवेन्यू को एडजस्ट करना चाहिए, इसीलिए हम इसको पीएल में चार्ज करते हैं। नेक्स्ट बोला गया ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स, इट शोज एसेट्स करेक्ट बुक वैल्यू इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप एसेट को पूरा वैल्यू दिखाएंगे लेकिन उसका वैल्यू तो घट गया है, हर साल डिप्रिसिएशन हो रहा है उसका, तो अगर आप डिप्रिसिएशन लेस करके उसको चार्ज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली आप एक एसेट आपका 10 लाख का वैल्यू दिख रहा है लेकिन उसको आपने यूज़ किया है, इसके कारण इसका वैल्यू घटा है। अगर आप इसको बाजार में बेचने जाएंगे शायद आपको 9 लाख मिलेगा, तो इसका मतलब आप तो 10 लाख दिखा रहा है आपका बैलेंस शीट में, लेकिन आपको मिलेगा 9 लाख, तो सही अमाउंट आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू घटा के आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिप्रिसिएशन चार्ज करके लेस करके सही वैल्यू बुक वैल्यू शो करते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, इट हेल्प्स एक्यूमुलेटेड फंड्स फॉर फ्यूचर रिप्लेसमेंट। अगर आप प्रॉफिट से हर साल कुछ अमाउंट मतलब चार्ज करके रखेंगे तो वो अमाउंट आपके पास स्टोर मतलब आपके पास रह जाएगा, तो जब ये एसेट यूज़फुल नहीं रहेगा, एसेट बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा, तब आपको ये एसेट रिप्लेस करने के लिए जो फंड चाहिए वो फंड आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि आप उसको प्रॉफिट से वो फंड कट के आपने बना के रखा है, बाद में उसी पैसे से आप दोबारा एसेट को खरीद लेंगे, मतलब एसेट को रिप्लेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है compliance with law, so required under accounting standards and companies act and accounting standard wise आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा, तो आपको करना ही है भाई, रूल्स लॉ वाइज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट्स, डिप्रिसिएशन रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। अगर डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर देंगे प्रॉफिट में, प्रॉफिट से टैक्स घटा देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन एक्चुअली टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे फिर वो प्रॉफिट जो आएगा उसके ऊपर अगर आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे सर्टेन परसेंटेज तो वो ज़्यादा होगा, अगर डिप्रिसिएशन छोड़ के आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टैक्स जो है वो कम होगा, तो इसमें टैक्स आपको बेनिफिट मिलेगा डिप्रिसिएशन चार्ज करने से। तो कोई भी बंदा चाहेगा भाई बेनिफिट ही मिले, हमको मतलब लेस टैक्स देना पड़े, सब लोग चाहते हैं, तो इसलिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्रिसिएशन। तो चलिए अब आगे देखते हैं
फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। हमने बिल्कुल थ्योरी, आपका जो पार्ट जितना थ्योरी क्वेश्चंस आपका हो सकता है एग्जाम में वो भी उसको हमने डिस्क्राइब करके दिया, और साथ साथ में आपको समझना भी जरूरी है क्यों डिप्रेशन किया जाता है क्या डिप्रेशन। बहुत बच्चे को ऐसे भी है डिप्रेशन नहीं पता क्या है, लेकिन वो चार्ज करते हुए कैलकुलेशन करते हुए जाते हैं, गलत है भाई। क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ज़रूर इस थ्योरी को आप नोट्स बिल्कुल एकदम जिस नोट बना के आपको दिया हमने, ये ज़रूर आप लिख के रखिए, आपका एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। जो लोग अभी क्लास 11 में हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा उनको भी। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस मीन्स इट्स ऑकर ओवर टाइम, नॉट सडनली। अचानक कोई एसेट एकदम से जीरो नहीं हो जाते हैं, धीरे धीरे करके हर साल उसका वैल्यू धीरे धीरे करके घटता है, एक समय वो जीरो हो सकता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये सडनली नहीं होता, ग्रेजुअली होता है और ये कंटिन्यूअसली होता है। नेक्स्ट है नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्यों, नो एक्चुअल कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द डिप्रेशन। अगर जब डिप्रेशन चार्ज करते हैं, क्या आप उसमें कैश जो है आप देते हैं, किसी को नहीं देते ना, तो कैश आउटफ्लो नहीं होता है, फिर भी ये हम चार्ज करते हैं पीएल में, तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस की तरह हम पीएल में चार्ज करते हैं, लेकिन ये कैश हम किसी को नहीं देते, इसके लिए कैश हमें नहीं देना पड़ता, तो इसलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है एप्लीकेबल टू फिक्स्ड एसेट। इन जनरली क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है ओनली उसी के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इरिवर्सेबल मीन्स वंस वैल्यू इज डिक्रीज्ड। एक बार आपने वैल्यू घटा दिया, इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। दोबारा उसका वैल्यू नहीं ऐड कर सकते आप। एक बार वैल्यू आपने घटा दिया डिप्रेशन करके, तो दोबारा उसका वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, वैल्यू उसका बढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। डेफिनेटली आपको नहीं पता एक मशीन कितना दिन सही में चलेगा, आप तो 10 साल के लिए एस्टिमेट कर लिया, हो सकता है वो 4-5-6 साल बाद ख़राब हो जाए, ना चले। लेकिन एक पुराना जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे ही हम लोग क्या करते हैं, उसके एक्सपेक्टेड लाइफ और रेसिडुअल वैल्यूज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उसके एस्टिमेशन के आधार पे ही हम लोग डिप्रेशन चार्ज करते हैं, है ना। तो डिपेंड्स ऑन यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू। इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेट जो रेसिडुअल वैल्यू या लाइफ होगा उसके आधार पे बनेगा। सिस्टमेटिक एलोकेशन मीन्स इट एलोकेटेड सिस्टमेटिकली ओवर एसेट लाइफ। पूरा एसेट जो लाइफ है, उस पूरा एसेट जितना दिन चलेगा उतना दिन हर साल एक सर्टेन अमाउंट या धीरे धीरे करके उसका अमाउंट, जैसे डिमिनिशिंग में क्या होता है हर साल कम होता जाता है डिप्रेशन चार्ज करते हुए, पूरा लाइफ ऑफ द एसेट में हम लोग इस डिप्रेशन को चार्ज करते हैं। किसी एक दिन पूरा नहीं चार्ज कर देते, किसी एक साल में हम इसको नहीं चार्ज करते, ठीक है। नाउ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और व्यू ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स है, अकाउंटिंग या इकोनॉमिक, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। थोड़ा पानी पी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक एक करके चले। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाइज डिप्रिसिएशन क्या है, इट इज़ द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ। पूरा यूजफुल लाइफ जितना एसेट्स का है, वो जो कॉस्ट है उसके लिए जो कॉस्ट हमने बेयर की है उसको हर साल पीएल में हमने एलोकेट कर दिया है, ठीक है। उसका जो कॉस्ट है उसको साल वाइज हर साल में हमने पूरा यूजफुल लाइफ में धीरे छोटा छोटा करके बांट दिए हैं, एक्चुअली पीएल में चार्ज कर दिए, ठीक है। फोकस क्या है, मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू। रेवेन्यू के साथ एक्चुअली कॉस्ट को हमने मैच करवा के गए, ठीक है। जैसे ये मशीन जितना रेवेन्यू दिए उसके हिसाब से इसका कॉस्ट को हमने एडजस्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मीन्स एक्चुअल डिक्लाइन इन एसेट्स वैल्यू ड्यू टू यूटिलिटी रिडक्शन। डेफिनेटली कोई एसेट आप बार बार यूज़ करेंगे तो उसका यूटिलिटी घटेगा, यूटिलिटी घटेगा तो एक्चुअली उसका वैल्यूज़ इकोनॉमिकली एक्चुअली प्रैक्टिकल वैल्यू उसका नॉर्मली घटता है। आप जो मोबाइल खरीदे हैं पिछले साल, इस साल उसको बेचने जाइए, आपका जो मोबाइल प्राइस उसका आधा से ज़्यादा मिलेगा आपको,
है ना। ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसका तो डिप्रीशन बहुत ज़्यादा ही होता है, लगभग 25-30%, 40% ऐसे डिप्रीशन हो जाता है। तो ऐसे ही इसका वैल्यू घटता है भाई, है ना। एफिशिएंसी भी तो घटता है, यूटिलाइजेशन कम हो जाता है तो फिर यूटिलिटी कम होता है तो फिर इसका वैल्यू ऐसे भी घट जाते हैं। नेक्स्ट है फंड कॉन्सेप्ट। फंड कॉन्सेप्ट वाइज क्या बोला जाता है भाई, डेप्रिसिएशन क्रिएट्स फंड्स फॉर एसेट रिप्लेसमेंट। डेफिनेटली डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हुए हर साल पीएल में चार्ज करते हैं, करके एक फंड क्रिएट करते हैं। जो फंड एक दिन जब ये एसेट बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, इसके जगह पे दूसरा एसेट खरीदना पड़ेगा, तब हम उस फंड से वो एसेट खरीदेंगे। क्लियर, आगे चले। इनकम मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसमें क्या बोला गया है कि इंश्योर्स करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन। अगर हम नेट प्रॉफिट से ही निकालना है तो हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, क्योंकि इसका कॉस्ट भी तो आपको लग रहा है, क्योंकि ये एसेट आप यूज़ कर रहे हैं, इसके द्वारा आपका इनकम हो रहा है, तो इसका जो कॉस्ट है इसको भी चार्ज करना चाहिए पीएल में। तो इसलिए सही प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब सही इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये क्या करना है, ज़रूर इसको पीएल में चार्ज करना पड़ता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट वाइज। चलिए अब कुछ और पार्ट क्या है भाई, डिप्रिसिएशन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा इसमें अप्लाई होता है, उसके आधार पे जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 प्रॉपर्टी, प्लान एंड मशीनरी इक्विपमेंट, इसके ऊपर AS10 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इशूड किसने किया है भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है, जिसके आधार पे ये चार्ज होता है। ठीक है, चलिए की पॉइंट्स क्या है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रिसिएशन मेथड शुड बी रिफ्लेक्ट इन एसेट यूजेज। एसेट यूजेज के ऊपर डिपेंड करके डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़फुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू मस्ट बी रिव्यूड रेगुलरली, क्योंकि रेगुलर इसका यूज़फुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू देखना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में रीएडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कंसिस्टेंसी इन मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब जो मेथड आप यूज़ करेंगे वही मेथड आपको कंटिन्यूस यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आप बार बार चेंज करते रहेंगे तो फिर वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट का इधर उधर हो जाएगा, बिल्कुल वो सेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो सेम मेथड ही आपको अप्लाई करना चाहिए और कंटिन्यूसली सेम मेथड अप्लाई करना चाहिए। एनी चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज। अगर आप इसमें कोई चेंज करते हैं, डिप्रिसिएशन मेथड या किसी में चेंज करते हैं, वो ज़रूर आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कि हाँ भाई हम इस मेथड से इस मेथड में हमने चेंज किया, तो इसलिए डिप्रिसिएशन का ये चेंजेस वगैरह आया है। क्लियर है भाई। नाउ कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोला गया है, प्रोवाइड्स द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। शेड्यूल 2 में बोला गया है कुछ एसेट्स का, पर्टिकुलर कुछ एसेट्स का बोल दिया गया है कि भाई यूजफुल लाइफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या होगा। मैंडेटरी कंप्लायंस फॉर कंपनी को उसको मेंटेन करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, स्पेशली कंपनी के लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे मेथड्स क्या क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड क्या क्या है। ठीक है, चले जो लोग क्लास 11 में पढ़े हैं उनको पता है, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, ये सब पता है, फिर भी दोबारा हम बोल देते हैं। जो शॉर्ट में लोग बोलते हैं SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, कभी कभार इसका दूसरा नाम भी है भाई, याद कर लेना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, और कभी कभार ओरिजिनल कॉस्ट बोल के मेंशन किया जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है, SLM का दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है। ठीक है, सेम नाम है, सेम चीज़ है, मतलब नाम थोड़ा अलग है। इसका फॉर्मूला क्या है, डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, डिप्रिसिएशन मतलब एनुअल डिप्रिसिएशन। एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज करने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल लाइफ वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। कॉस्ट मतलब कॉस्ट के अंदर परचेज, इंस्टॉलेशन चार्जेज, कैरेज टू द फैक्ट्री या कैरेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैरेज इनवर्ड जो उसको लाने के लिए जो खर्चा होगा, अगर और भी कुछ ऐसे इसके साथ वेजेस वगैरह पे करना पड़े, इसको इंस्टॉल करने जो भी खर्चा होगा वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा, जो कि पूरा कॉस्ट बोला जाएगा। रेसिडुअल वैल्यू मतलब जब इसका जब इसका यूज़ नहीं रहेगा, मतलब ये यूज़लेस हो जाएगा, तब हम जिस प्राइस में इसको बेच सकते हैं स्क्रैप में,
वो होगा रेसिडुअल वैल्यू। तो उसको माइनस करेंगे और ऑल डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा डिप्रीशिएशन कितना हो। क्लियर है भाई? चलिए इसके बारे में बताएंगे आगे, साम्स करके बताएंगे आपको। तो इसका फीचर्स क्या है इस मेथड का? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल डिप्रीशिएशन एवरी ईयर, हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन होगा। सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, कोई भी सिंपल कैलकुलेशन में कर देगा, इसलिए बच्चे इसमें खुश होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में दिए भाई बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से कर देंगे, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। सूटेबल कहाँ पे है? जहाँ पे एसेट्स विद यूनिफॉर्म यूसेज, जिसको यूनिफॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली बिल्डिंग को हम यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ये सही है। लेकिन मशीन के लिए क्या होता है, मशीन को कभी ज़्यादा कभी कम अगर यूज़ करेंगे तो उसका मशीन आवर रेट के हिसाब से करना चाहिए। फिर नाउ दूसरा मेथड है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको बोला जाता है WDV। ठीक है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, तीनों नाम है इसके। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और, ठीक है, क्लियर है? 2-3 नाम है, इसको याद रखना है। इसमें डिप्रीशिएशन कैसे चार्ज होगा? एंड इसमें डिप्रीशिएशन चार्ज होगा फिक्स्ड एसेट जो होगा इनटू फिक्स्ड पर्सन जो होगा, जो बोला जाएगा फिक्स्ड पर्सन इनटू बुक वैल्यू। हर साल बुक वैल्यू, इसमें क्या होगा कि डिप्रीशिएशन लेस करके जो बचा रहेगा उसको बुक वैल्यू बोला जाता है। तो हर साल एक बुक वैल्यू डिप्रीशिएशन लेस करके आएगा और उसके ऊपर आपको चार्ज करना पड़ेगा। साम्स करेंगे आपको और ज़्यादा ईजी समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चे 11 में डिप्रीशिएशन का साम्स किए ही नहीं है, थ्योरी करके एग्ज़ाम दे दिए, इसलिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करके आए हैं 11 में, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। जो भी है, हायर डिप्रीशिएशन इन अर्ली ईयर्स, जनरली क्या होता है इस मेथड में, शुरुआत के जो साल में ज़्यादा डिप्रीशिएशन होगा, धीरे धीरे करके हर साल डिप्रीशिएशन अमाउंट घटेगा, क्योंकि हर साल का जो अमाउंट है उसके पास डिप्रीशिएशन लेस करने के बाद ही डिप्रीशिएशन चार्ज होता है। तो इसलिए हर साल परसेंटेज सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट जो बुक वैल्यू कम होता रहेगा, इसलिए डिप्रीशिएशन भी हर साल कम होता रहेगा। डिक्रीजिंग अमाउंट ईच ईयर, जो अभी बताया आपको, ठीक है। कहाँ सूटेबल है भाई ये एक्चुअली मशीन और व्हीकल में, क्योंकि मशीन का जो काम है, मशीन का जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी है वो हर साल धीरे धीरे कम होता जाता है, या व्हीकल का जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होता है। तो जैसे ही कम होगा उस हिसाब से डिप्रीशिएशन भी उसका कम होगा। नेक्स्ट आता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज ऑफ आउटपुट, मतलब और आउटपुट जितना यूज़ करेंगे, जितना घंटा या जितना उससे आउटपुट होगा उसके आधार पर उसका डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। उसमें क्या होता है कि मशीन की लाइफ जो है उसका आवर्स में बांट लेते हैं, जितना आवर्स काम करवाएंगे उसके आवर्स के हिसाब से डिप्रीशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मशीन, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं कि मशीन प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स, सो डिप्रीशिएशन बेस्ड ऑन यूनिट्स के हिसाब से किया हमने कि इसका पूरा लाइफ 1 लाख यूनिट्स, अगर इस साल में 10,000 यूनिट बनाए तो 10,000 यूनिट के हिसाब से उसका जो डिप्रीशिएशन बनता है वैल्यू वाइज वो निकालेंगे। एनुइटी मेथड, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्ट जितना कैपिटल हमने इसके ऊपर मतलब इन्वेस्ट किया उसका एक इंटरेस्ट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट वगैरह लगता है, उस हिसाब से इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म एसेट, जो एसेट बहुत लंबे समय के लिए यूज़ होता है उसके लिए ये तरीका सही है। और एक मेथड है सिंकिंग फंड मेथड, जिसमें इट क्रिएट्स फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट। एक्चुअली इस मेथड में क्या होता है कि कुछ प्रॉफिट से हम चार्ज करके अमाउंट को अलग करते हैं और एक इसके लिए अलग से फंड खोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट खोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड खोल देते हैं, जहाँ पे ये रह जाते हैं और बढ़ता हुआ चलते हैं कि इंटरेस्ट भी इसमें भी आता है। तो फिर बाद में जब ये मशीन ख़राब हो जाता है फिर इसको हम क्या करते हैं, उसी पैसे से ख़रीद लेते हैं। जैसे इस इन्वेस्टमेंट मेड रेगुलरली, इसके कारण हम क्या करें, डिप्रीशिएशन चार्ज करके पीएल से जो अमाउंट आता है उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मशीन आवर रेट मेथड। इसमें क्या होता है, डिप्रीशिएशन बेस्ड ऑन वर्किंग आवर्स, कितना घंटा काम किए हैं मशीन उसके हिसाब से, जो अभी पहले भी आपको बताया था, जो कितना घंटा काम किए हैं उसके हिसाब से इसका डिप्रीशिएशन चार्ज होगा। जनरली आपको SLM एंड स्ट्रेट लाइन, कभी कभार सिंकिंग फंड मेथड पे डिप्रीशिएशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं।
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये तो गया हमारा डिप्रीशिएशन का कैसे बनेगा, डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या क्या मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन अब इसको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हमें लिखना भी पड़ेगा ना, कैलकुलेशन करने से नहीं होगा, सिर्फ उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। अकाउंट्स में तो जर्नल लेजर के द्वारा ही होता है, यहाँ पे तो ऐसे एडलेस करके नहीं होता है, यहाँ पे जर्नल के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो अब ये जो एसेट्स खरीदेंगे उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगर उसको सेल कर दिया उसके प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बहुत कुछ होगा। तो उसको कैसे हम जर्नल में कैसे लिखेंगे वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम उसको लेजर में भी कैसे करेंगे वो भी आप जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे इसको हम जर्नल में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, परचेज ऑफ एसेट्स, अगर एसेट परचेज होता है तो क्या एंट्री होता है। अगर कैश परचेज करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कैश में होगा या चेक में होगा, उस हिसाब से कैश और बैंक होगा। जैसे एग्जाम्पल, एक मशीनरी आपने खरीदा 50,000 में, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट है, अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हैं, जर्नल आप लिख लीजिए, आपका कॉपी में जर्नल जरूर लिख लीजिए। अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हैं, क्रेडिट में परचेज करें, एंट्री क्या बनेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट, सिंपल। जो एसेट का अगर मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट लिखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, परचेज विद एडिशनल एक्सपेंसेस। अगर ऐसे कुछ होता है, परचेज करके मशीन को लाने के लिए आपको मतलब कैरेज देना पड़ा, वो खर्चा परचेज के साथ जुड़ जाता है। या उसको इंस्टॉल करने के लिए, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, मशीन लाए आप इंस्टॉल करने के लिए भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, वो खर्चा भी इसके साथ परचेज कॉस्ट के साथ जुड़ जाता है। तो इसमें एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगा। अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह होगा तो वो भी आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि आपने एक मशीन खरीदा 50,000 में और उसके लिए इंस्टॉलेशन लगा 5,000, तो पूरा मशीन का वैल्यू कितना आया, 55,000। तो एंट्री क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 55,000, मतलब पूरा जो इंस्टॉलेशन चार्ज वो भी मशीनरी के कॉस्ट के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है भाई। अगर आप चाहे तो उसको अलग करके भी एंट्री दोबारा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर सकते हैं, अलग से एक साथ भी आप जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे चार्जिंग डिप्रिसिएशन, नंबर 2 चार्जिंग डिप्रिसिएशन, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, मतलब चार्जिंग मतलब किस तरह से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करें तो उसके लिए एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। अब अगर ये जो डिप्रिसिएशन इसको हमें ट्रांसफ़र भी तो करना है पीएल में, पीएल के लिए क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। जब हम चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर जो डिप्रिसिएशन को हम पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। ये डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। 2 मेथड है। और एक मेथड है प्रोविजन मेथड। प्रोविजन मेथड में कैसे करेंगे, अगर प्रोविजन मेथड हमने अप्लाई किए हैं तो उसमें कैसे करेंगे हम, उसमें ऐसे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जब एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, एंट्री होगा डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें एसेट के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं बनेगा। फिर उसके बाद जो डिप्रिसिएशन हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएल, तब एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो इसमें एसेट के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं बना है, डायरेक्टली लिंक हमने नहीं बनाया है। चलिए, क्लियर है भाई प्रोविजन वाला। अब आते हैं, अगर उसी एसेट को हमने सेल कर दिया, अगर एसेट को हमने सेल कर देते, अगर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके रखे हैं तो उस केस में कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से देखिए, आप लिख लीजिए अपना कॉपी में। अपडेट द डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, सेल तक आप डिप्रिसिएशन अकाउंट में बिल्कुल अपडेट कर देना पड़ेगा। जैसे कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, जब हम सेल करेंगे, सेल के लिए एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट बनेगा। सेल हो रहा है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, जब हम खरीदते थे एसेट टू बैंक होता था, जब सेल करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट बनेगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस, इस एसेट को सेल करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, आपका बुक वैल्यू कितना है और आप कितने में उसको सेल कर रहे हैं। अगर बुक वैल्यू से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, मीन सेल्स इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, देन आपका प्रॉफिट अराइज होगा। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या बनेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है भाई। एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। उल्टा भी हो सकता है, अगर सेल्स वैल्यू आपका कम है, बुक वैल्यू आपका ज़्यादा है। इन जनरली क्या होता है, ये सेकेंड वाला पार्ट ज़्यादा होता है, एसेट सेल करके ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता है। तो सेल वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा, लॉस प्रॉफिट एंड मतलब लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू
एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है भाई, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट होगा, फिर उसमें हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट होगा, या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ऐसे करके हम लिखेंगे। ठीक है भाई। नाउ स्टेप 4, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे जो लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ, तो प्रॉफिट में क्या, प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट एंड ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ जर्नल। ये जर्नल जो हमें बताया आपको, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे जर्नल को आप लिख लीजिए, आपका काम आएगा ये था डायरेक्ट मेथड में। अगर प्रोविजन मेथड अगर हम यूज़ करें डिप्रीशिएशन चार्ज करने के लिए, तब क्या होगा, तब आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू डिस्पोजल अकाउंट। आपको एसेट को जब हम बेचेंगे, उस एसेट को, जिस एसेट को बेचेंगे उसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है उसका फुल वैल्यू। ठीक है, कैसे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके अगेंस्ट में जितना डिप्रीशिएशन अभी तक चार्ज हुआ है उसको फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रोविजन, ट्रांसफ़र टू प्रोविजन में। कैसे करेंगे भाई, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट करना पड़ेगा। मतलब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हमें ये प्रोविजन जो है डिप्रीशिएशन चार्ज की तो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, सेल का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेल का रिकॉर्ड क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हो जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा। अगर इसमें प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा, वो तो होगा ही, आप कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रॉफिट अगर होता है, एंट्री क्या होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और दूसरा है लॉस अगर होता है तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। क्लियर है भाई, पिक्चर क्लियर आपके पास। ठीक है, ये था जर्नल। अब हम आते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जो कि आपको इजीली समझ में आएगा इसमें कैसे ये प्रोविजन मेथड में किस तरह से एंट्री होता है। ठीक है, तो एक मशीनरी ख़रीदा था 50,000 में, यहाँ पे एक बोला गया है 50,000 में ख़रीदा है, उसका अभी तक डिप्रीशिएशन चार्ज हुआ है 10,000, उसका जो सेल हुआ है 45,000 में सेल किया। अब देखिए 50,000 में हमने सेल किया, ख़रीदा, सॉरी 50,000 में हमने ख़रीदा है, 10,000 उसका डिप्रीशिएशन चार्ज कर दिया, तो बुक वैल्यू कितना पड़ा रहेगा, ज़रूर 40,000 होगा, 50 माइनस 10 दैट इज़ 40,000। लेकिन हमने सेल किया कितने में, 45,000 में, तो प्रॉफिट कितना होगा, सेल माइनस बुक वैल्यू, तो इसका मतलब है 5,000 आपका प्रॉफिट हो गया। ये है कहानी। तो इसको जर्नल में कैसे हम चार्ज करेंगे, देखिए जर्नल में कैसे हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो मशीन हमने बेचा है, जिस मशीन को बेचा है उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको पहले आपको ट्रांसफ़र कर देना। किस तरह से, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट लिखते हैं। क्लियर है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट करके हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन, जितना 10,000 आपका चार्ज हुआ था उसको हम चार्ज करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कर देंगे 10,000। उसके बाद क्या करेंगे, एसेट जब सेल करेंगे, जैसे कि 45,000 में सेल किया हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट करेंगे। ठीक है, फिर आप देखिए लास्ट में जाके ये जो प्रॉफिट हुआ है आपका सेल करके 5,000, वो हो जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये कंप्लीट आपको एक एग्जांपल आपको दिया, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है दोबारा रिपीट करके भी देख लीजिए, हमें ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए, तो फिर हम ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे फिर दोबारा समझाने के लिए। ठीक है, चलिए समझ में आया, क्लियर हुआ। ये था हमारा डिप्रिसिएशन के ऊपर बिल्कुल थियोरिटिकल, एंड उसका जर्नल, उसका कैलकुलेशन मेथड्स सब आपको हमने बताया है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी टाइम क्या है भाई, चलिए तो इसी लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और सॉल्व करके आपको बताते हैं। सिंपल एक प्रॉब्लम लेते हैं, सॉल्व करके आपको बताते हैं। हम अभी स्ट्रेट लाइन मेथड वाला एक प्रॉब्लम लेंगे और उसी को सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, लेजर करके बताएंगे आपको, जर्नल या लेजर दोनों ही कर सकते हैं हम साथ में, लेकिन हम लेजर करके आपको बताते हैं। जर्नल तो ऐसे भी हो जाएगा, आपको पता चल गया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जनरली लेजर ही करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, जर्नल समझ में आ गया तो लेजर करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
हमने एक प्रॉब्लम लिया है, आप स्क्रीन में देखिए, थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, छोटा सा ही स्टोरी है, इसको थोड़ा सा स्टोरी को समराइज़ करके आपको कर लेना है इसे, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको स्टोरी समझ में आएगा। देखिए क्या बोला है, ऑन 1 जनवरी 2020 अ मशीन वाज परचेज्ड फॉर 1 लाख एंड 20,000 वाज पेन फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको मार्क कर लेते हैं। एक होता है परचेज, किसने 1 लाख में ख़रीदा है, कितने में, और 20,000 जो है वो स्पेंड किया है इंस्टॉलेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों को हमने पहले ही बताया, इसमें लिख दिया, आपको नहीं रहेगा प्रॉब्लम में, नहीं भी मेंशन किया जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको टोटल कॉस्ट आएगा 1,20,000। आप क्या बोला है, द मशीन हैज़ बीन यूजफुल लाइफ इज़ 5 ईयर्स, यही चीज़ आपको देखना है, 5 साल इसका लाइफ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इसका स्क्रैप वैल्यू है वो है 20,000, ठीक है। एंड डिप्रीशिएशन इज चार्ज एनुअली यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। डिप्रीशिएशन कौन सा मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज होता है, सिंपल। आप बोला है कि डिप्रीशिएशन रिकॉर्डेड एवरी ईयर एंड पोस्टेड टू द डिप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2022 द मशीन, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मशीन आपने ख़रीदा था सेल कर दिया गया, कितने में, 70,000 में सेल कर दिया गया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द सेल्स प्राइस इज ट्रीटेड, वो तो आपको पता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सिंपल। हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट करना है, और साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलने के लिए बोला गया है अप टू 31/3/2022 तक, सिंपल। तो हमें करना क्या है, हमें 1-2 अकाउंट खोलना है और साथ में ज़रूर वर्किंग्स करना है। वर्किंग्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनुअल डिप्रीशिएशन क्या होगा वो आपको कैलकुलेशन करना है, और मशीन को बेच के आपका कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है भाई। तो आप चलिए फिर हमारे साथ साथ में आप भी अपना कॉपी पेन लेके शुरू कर दीजिए। चलिए पहले काम कर लेते हैं, ये अकाउंट खोल लेते हैं, आप भी खोल लीजिए, हमारे साथ साथ करते रहिए तो फिर समझ में आ जाएगा जल्दी, है कि नहीं। हमारे साथ साथ में करते रहिए, खुद से ट्राई कीजिए। लेजर खोल लेते हैं, एक मशीनरी अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है भाई, और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खोल लेते हैं। चलिए हमने खोल लिया अकाउंट, ऊपर थोड़ा सा नाम धाम लिख दे इसका, जैसे कि ये है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, जस्ट लेजर है, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, एक क्रेडिट और ये डेबिट। चलिए मशीनरी अकाउंट भी खोल लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ लिखना जरूरी है, वो तो आपको पता है। जो भी नाम रहेगा, ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। डेट इम्पॉर्टेंट है भाई, डेट जरूर लिखना पड़ेगा आपको। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। ठीक है भाई, यहाँ तक तो काम हमने रेडी कर लिए हैं।
एक काम यहाँ पे देखिए, पहला काम क्या होगा, पहला हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा वो भी करना पड़ेगा। तो पहला एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद डिप्रिसिएशन करते हैं। डेट क्या है, डेट है आपका 1 जनवरी 2020। चलिए एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगा, जब हम मशीनरी खरीदते हैं, हमने क्या बोला, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 जनवरी में खरीदे हैं तो 1/1/20 है ना 2020 टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे दो ऐसे लिख देते हैं, परचेज और दूसरा है इंस्टॉलेशन, जोड़ के लिख देंगे। ठीक है भाई। तो परचेज प्राइस कितना था, 1 लाख लिख देते हैं, और इंस्टॉलेशन कितना 20,000। तो टोटल 1,20,000 इसका वैल्यूज़ हो गया। आप यहाँ लिख के भी बाहर कर सकते थे, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम चाहे तो इसको, अरे भाई छोड़िए, एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 1 लाख, फिर इसके साथ ये 20,000 जोड़ के 1,20,000। क्लियर है, आप समझ में आया, क्लियर। तो ये हो गया काम। इसके बाद क्या करना है, हमें इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले देखिए डिप्रिसिएशन के बारे में क्या बोला, इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो 20,000 है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसका जो लाइफ है ये 5 ईयर्स है। तो हमारा जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है, हम फार्मूला पहले लिखेंगे, लिख के आपको बताएंगे। ये हम वर्किंग्स यहाँ करेंगे। वर्किंग्स, एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड करने के लिए बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है, क्या फार्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड में, फार्मूला क्या है भाई आपका, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉस्ट कितना था, 1,20,000 था, मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़ के, परचेज प्लस इंस्टॉलेशन, माइनस स्क्रैप कितना था, दोबारा दिखा देते हैं। स्क्रैप था आपका 20,000, अब यहाँ पे देखिए टोटल 1,20,000 था, और ये लाइफ था 5 साल। तो ठीक है, बैठा देते हैं। स्क्रैप है आपका 20,000 और लाइफ है आपका 5 ईयर्स। क्लियर, समझ में आया। तो इसको जोड़े माइनस करेंगे तो 1 लाख डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा भाई, 20,000। ये हो गया आपका एनुअल डिप्रिसिएशन। तो कैसे लिखेंगे हम बुक्स में, यहाँ डेट लगाएंगे, कौन सा डेट, 31/12/20, क्योंकि साल शुरुआत हो रहा है जनवरी में, एंड जरूर हुआ, यहाँ पे बोल दिया आपको एंड हो रहा है आपका एक्चुअली कैलेंडर ईयर में, तो 31 में जाके ख़त्म होगा। चलिए फिर एंट्री क्या बनेगा, बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन। कितना डेप्रीशिएशन, देखिए 20,000 डेप्रीशिएशन हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, तो वही बैठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 20,000। क्यों, एंट्री कैसे हुआ, ये डेप्रीशिएशन जब चार्ज करते हैं डायरेक्ट मेथड यूज़ हो रहा है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, बाई डेप्रीशिएशन होगा। जर्नल वाइज देखिए, जर्नल डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी में क्या होगा, बाई डेप्रीशिएशन होगा। डन। अच्छा, डेप्रीशिएशन अकाउंट, जैसे कि हमने यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिखा, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 31/12/22, क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट।
कितना 20,000। फिर इसको हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी चार्ज कर देना है। लास्ट डेट में 12/20 क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर चार्ज करते हैं डिप्रीशिएशन तो एंट्री क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रीशिएशन। तो डिप्रीशिएशन में क्या होगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो जानल आपको हमने बताया है। तो 20,000 डन। एक ही एंट्री ऐसे हम इसको क्लोज कर देंगे, डन हो गया। फिर इसको क्लोज करेंगे, पहले इसको क्लोज करते हैं। इसमें 3 साल के लिए करना है आपको। यहाँ क्लोज करते हैं, दिख रहा है भाई आपको, ये 1,20,000 हो गया। यहाँ भी लिखेंगे 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 लाख। डिप्रीशिएशन आप माइनस कर देंगे 20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, 31/12/20। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD कैरेट डाउन। फिर अगले साल मतलब 1/1/21 में यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, इसको जस्ट यहाँ लिखेंगे BD, कितना लिखेंगे, 1 लाख, ठीक है। फिर देखिए इस साल भी डिप्रीशिएशन आपका एनुअल डिप्रीशिएशन सेम चलता रहेगा, तो इस बार भी डिप्रीशिएशन आपका सेम होगा। तो 31/12/21 सेम ऐसे ही बाई डिप्रीशिएशन। अकाउंट उतना ही डिप्रीशिएशन होगा हर साल 20,000 करके, ठीक है। फिर हमें इसको क्लोज कर, यहाँ भी लिखना है, कैसे लिखेंगे, 31/12/21 टू मशीनरी अकाउंट, कितना 20,000। तो यहाँ भी ऐसे क्लोज करना है 31/12/21 में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ भी 20,000 हो जाएगा। ये भी क्लोज कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो फिर इसमें भी हमको क्लोज करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है, कर देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। तो इसमें भी आपका 1 लाख आएगा। ये बिल्कुल सिंपल सम्स है, हमने टॉप सम्स नहीं लिए, फास्ट सम्स है, आपको थोड़ा समझाने के लिए बिल्कुल 11 लेवल का सम्स लिए हैं कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम थोड़ा धीरे धीरे करके टॉप में चलेंगे। तो ये 31/12/21 में बाई बैलेंस CD बनेगा, कितना बनेगा, 80,000, ठीक है। इसको फिर यहाँ लिखेंगे 1/1/22, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, कितना भाई, 80,000 डन। इसके बाद हमें एक चीज़ देखना है इसमें। अब क्या बोला है कि 22 में 31/22 में इसको हमने बेच दिया। कब बेचा है, 31 दिसंबर 2022। इसका मतलब है एसेट हमारे पास पूरे साल यूज़ हुए हैं, तो पूरे साल अगर इसको यूज़ किए हैं तो इसका डिप्रीशिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए पूरा साल का ही डिप्रीशिएशन चार्ज होगा। फिर लिखते हैं यहाँ पे 31/12/22 बाई डिप्रीशिएशन, ठीक है। कितना डिप्रीशिएशन चार्ज किया हमने, हर साल 20,000, इस साल भी पूरा साल के लिए है तो 20,000 होगा। तो ये भी आपको यहाँ भी लिखना है। यहाँ भी आप 31/12/22 में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना
20,000 और इधर भी ऐसे ही क्लोज करेंगे 31/12/22 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम 20,000 चार्ज करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, हर साल सेम हो रहा है। तो ये अकाउंट यहीं ख़त्म होता है क्योंकि इस मशीन को हम बेच भी दे रहे हैं। तो अगर हम मशीन को बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं? 31/12/22 में इसको बेचा है। तो इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ, हमें वर्किंग्स करके देखना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं। ये था नंबर 1 कैलकुलेशन। नंबर 2 में कैलकुलेशन भाई वर्किंग्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्किंग्स आपको ज़रूर करके जाना है, बिना वर्किंग्स में आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो वर्किंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डिप्रिसिएशन के लिए, तो ज़रूर वर्किंग्स कीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जो मशीनरी हमने सेल कर दिए हैं, इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलिए देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/1/2/20 कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है भाई? 1 लाख में आपने ख़रीदा था, उसके साथ इंस्टॉलेशन आपने 20,000 और खर्चा किए थे, तो दोनों जोड़ के लिखेंगे तो 1,20,000। ठीक है भाई, क्लियर। और ये मशीन को आपने कितने साल यूज़ किए? पूरे 3 साल कम्प्लीटली यूज़ किए। तो हर साल डिप्रीशिएशन कितना करके था? हर साल आपका 20,000 करके डिप्रीशिएशन था। तो लेस अब 31 डेप्रीशिएशन लेस करेंगे, इससे लेस डेप्रीशिएशन अप टू 31/12/22 कितना होगा भाई? हर साल 20,000 करके, तो 20, 21, 22 3 साल आपने यूज़ किए, तो 20,000 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 60,000। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60,000 आएगा। तो ये क्या है? WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब इतना वैल्यू पड़ा हुआ है इसका। और बुक वैल्यू, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं WDV और बुक वैल्यू ऑन 31/12/22 ये है बुक वैल्यू। और आपने सेल कितने में किए हैं? देखिए हमने इसको कितने में सेल किए? 70,000 में सेल किए। तो सेल्स प्रोसीड्स आपका ज़्यादा है, तो आपने प्रॉफिट कमा लिए हैं। तो सेल्स प्रोसीड्स कितना है? सेल्स प्राइस 70,000। तो इसका मतलब है आपने ज़्यादा पैसे में बेचा है, तो 10,000 आपका क्या बन रहा है भाई? 10,000 हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, 10,000 हो गया आपका प्रॉफिट। ये आपको कैलकुलेशन करना था, कर लिया हमने, सिंपल। फिर इसको हम यहाँ एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 31/12/22 अगर हम मशीनरी को सोल्व करते हैं, मतलब सेल करते हैं, एंट्री क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई, ये है मशीनरी अकाउंट एक्चुअली, बाई बैंक अकाउंट। क्या किया हमने? सोल्ड। कितने में सेल किए? 70,000 में सेल किए। ठीक है, और हमें प्रॉफिट कितना आया? 10,000। अभी आपको देखा हमने 10,000 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर होता है तो एंट्री क्या बनता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पहले देखा एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, या एसेट अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 डेट कौन सा 31/12/22 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, कितना भाई 10,000 डन। अब हम इसको क्लोज कर दें क्योंकि वो जो मशीन था वो तो पूरा ही बेच दिया आपने, तो और मशीन आपके पास ज़रूर नहीं है कि नहीं? देखते हैं है कि नहीं, कोई बैलेंस बचता है क्या। इस साइड में जोड़ देते हैं 80 + 10 दैट इज़ 90,000। इधर भी जोड़ देते हैं 70 + 20 दैट इज़ 90,000। तो बैलेंस आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि आप मशीन को पूरा ही सेल कर दिए। तो प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर दिया, 10,000 में प्रॉफिट में आपने बेच दिया। ये था कहानी, ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था। हमने बोला 11 लेवल का ही प्रॉब्लम था, और कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम तो जनरल में दे देते हैं, बीकॉम जनरल में कभी कभार दे देते, तो ये सिंपल प्रॉब्लम था। तो आपको ज़रूर हमारा जो डिस्कशन वो समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको हेल्प किए, तो आपका क्या काम होगा, इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल का आइकॉन दबा के रखना है, क्योंकि आने वाले जितने सेमेस्टर रहेगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो देते रहेंगे जो कि आपके लिए हेल्प हो जाए। ठीक है भाई, मिलते हैं। आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल ही रहा है। आप पढ़ाई करते रहिए क्योंकि 6 महीना लास्ट 6 मंथ्स में ही आपको अगले 6 मंथ्स के बाद ही आपका सेमेस्टर 1 होने वाले हैं। तो अभी से आप तैयार करते रहेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, साथ साथ में एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं फिर, थैंक यू।